हेलो माय डियर क्लैड एस्पिरेंट, स्वागत है आप सभी का लॉ प्रेप ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके बीच आपका जीके मेंटोर सचिन पाटिल। जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होने वाला है, तो 18वें लोकसभा चुनाव के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे आज की इस क्लास में। तो बने रहिए मेरे साथ आखिरी तक इस वीडियो में, और काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव ये वीडियो आज का होने वाला है, क्योंकि आज हम इस दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक वाली देश डेमोक्रेटिक कंट्री भारत की यदि बात करें तो 143 करोड़ की जनसंख्या वाले इस देश में इतना बड़ा राष्ट्रीय पर्व हो रहा है जिसको हम इलेक्शन के नाम से जानते हैं। यह हर 5 साल में एक बार कंडक्ट कराया जाता है। यह राष्ट्रीय पर्व है जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा भारत में कंडक्ट कराया जाता है। तो आइए हम बात करेंगे 18वें लोकसभा चुनाव के बारे में। तो ये इलेक्शन शुरू हो चुके हैं और इस चुनाव की बात करें तो इस बार का 2024 का 18 लोकसभा इलेक्शन का जो थीम इलेक्शन कमीशन ने रखा है वो है चुनाव का पर्व देश का गर्व। क्योंकि ये पर्व भी है क्योंकि ये बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इस बड़े लोकतांत्रिक देश में ये पर्व से कम नहीं है। बात करें इस बार के चुनाव में जो वोटर लिस्ट तैयार की गई है कि इस बार ऐसे कितने लोग हैं जो इस बार के चुनाव में लोकसभा चुनाव में अपने अपने उम्मीदवारों को वोट करेंगे, तो 97 करोड़ लोग भारत के अंदर वोट करेंगे जो 18 साल से ऊपर हैं। क्योंकि इसके लिए जो एज एलिजिबिलिटी रखी गई है कि वो कौन सा व्यक्ति है जो भारत में अपने उम्मीदवार को, अपने कैंडिडेट को वोट कर सकता है, तो 18 साल से ऊपर का वह व्यक्ति वोट कर सकता है। आपकी जानकारी के लिए मैं कुछ स्टैटिक डेटा यहीं पे दे देता हूं। ये एज लिमिट पहले 21 साल हुआ करती थी, लेकिन भारत के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर मिस्टर राजीव गांधी ने इस एज क्राइटेरिया को भारत में कम कर दिया। कब किया गया तो आपको पता होना चाहिए। 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989 में इस 21 साल की उम्र को कम करके 18 साल कर दी गई, यानी 18 साल से ऊपर के जो मतदाता हैं वो इसमें भाग ले सकते हैं। बात करते हैं ये चुनाव जो है ये कितने फेजेस में हो रहा है और कितनी सीटों को लेकर के लोकसभा चुनाव भारत के अंदर चल रहे हैं। तो ये जनरल इलेक्शन है 2024 के, जो कि 18th लोकसभा चुनाव है। और टोटल कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर ये इलेक्शन हो रहे हैं, तो 543 सीट्स पर, लोकसभा सीट्स पर ये चुनाव आपको देखने को मिलेंगे, जो कि भारत के 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी यानी 36 टेरिटरीज में ये चुनाव जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कंडक्ट कराए जा रहे हैं। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश में हो रहा ये चुनाव जो है इसे एक दिन में संभव कराना मुश्किल है। ये इसीलिए इसे 7 चरणों में कंडक्ट कराया जा रहा है और चुनाव भारत में स्टार्ट हो चुके हैं। पहले चरण के चुनाव हो चुके हैं। 19 अप्रैल 2024 में पहले फेज की वोटिंग हो चुकी है, जो कि 102 सीटों पे कंडक्ट कराए गए थे। इसमें बात करें वोटिंग परसेंटेज की तो 62% वोट कराए गए, है ना, वोटिंग हुई है। इसके अलावा बात करें 26 अप्रैल जो सेकेंड फेज की गणना हुई उसमें 89 सीटों पर वोटिंग कराई गई, जिसमें 61% वोटिंग परसेंटेज देखने को मिला भारत में। इसके अलावा अगला जो चरण है वो 7 मई को कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि 94 सीटों पर होगा। उसके अलावा 13 मई को चौथे चरण की वोटिंग होगी, जिसमें 96 सीटों पर इलेक्शन कराए जाएंगे। इसके अलावा 28 मई को 2024 को पांचवें चरण की वोटिंग होगी, जिसमें 49 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ये कराया जाएगा। उसके बाद में 25 मई को छठवें चरण की गणना होगी, जिसमें 57 सीटों पर वोटिंग होगी। वहीं पर 1 जून 2024 में जो आखिरी चरण होगा वहां पे 57 सीटों पर ये इलेक्शन होंगे। बात करें टोटल 543 सीट्स पर ये इलेक्शन कंडक्ट कराए जाएंगे, जिनका कंक्लूजन, जिनका रिजल्ट जो होगा वो 4 जून को निकल करके आएगा और इससे ये पता चलेगा कि देश में किसकी सरकार अगली 18वीं लोकसभा चुनाव के अंदर बनेगी। ये 4 तारीख को यानी 4 जून को पता चलेगा। लेकिन बात करें भारत में लोकसभा 18वें लोकसभा चुनाव के साथ साथ
भारत में ऐसे कुछ स्टेट्स हैं जहां पे साइमल्टेनियसली इलेक्शन विधानसभा के भी आपको देखने को मिलेंगे, स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शंस भी आपको देखने को मिलेंगे। वो कौन से स्टेट हैं वो पे हम देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में कुछ इस टाइप से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा वो स्टेट है जिसमें लोकसभा इलेक्शन के साथ में साइमल्टेनियसली आपको विधानसभा इलेक्शन भी आपको देखने को मिलेंगे, जो कि 147 सीटों पर होंगे। और उड़ीसा में विधानसभा इलेक्शन 4 चरणों में 4 फेजेस में आपको कंडक्ट होते हुए देखने को मिलेगा। वहीं पर दूसरा स्टेट है सिक्किम। सिक्किम में 32 विधानसभा सीटों में ये इलेक्शन कंडक्ट कराए जाएंगे, जो कि सिंगल फेज में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। वहीं पर इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश आपको देखने को मिलेगा, जो 60 सीटों पर यानी विधानसभा सीटों पर इलेक्शन होंगे, और ये भी सिंगल फेज में आपको देखने को मिलेगा। और साथ में चौथा साइमल्टेनियसली स्टेट जहां पे आपको विधानसभा इलेक्शन देखने को मिलेंगे, तो वो है 175 सीट्स पर आंध्र प्रदेश, जहां पे आपको सिंगल फेज में आपको ये इलेक्शन होते हुए देखने को मिलेंगे। अब कई बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि सर ये साइमल्टेनियसली इलेक्शन क्या होते हैं, यानी एक साथ देश में दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्शन होना, यानी लेजिस्लेटिव को भी लेकर के और साथ में लोकसभा सीट को भी लेकर के भारत में क्या होना, साइमल्टेनियसली यानी एक साथ चुनाव होना। इसको लेकर के इससे पहले भी काफी बार चर्चा हो चुकी है, और अभी रिसेंटली अपनी रिपोर्ट जो है फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद ने भी अपनी टीम को लेकर के, अपनी टीम की इन्वेस्टिगेशन को लेकर के ये भारत को सजेशन दिया, भारत के प्रेसिडेंट को सजेशन दिया कि भारत में एक देश में एक चुनाव का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, जिसे वन नेशन वन इलेक्शन वाली बात की गई है। इसको लेकर के कमेटी भी बनाई गई थी, 2023 की बात है, जो कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती है, यानी साइमल्टेनियसली इलेक्शन की बात करती है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे अभी मैंने आपको 4 स्टेट का उदाहरण मैंने आपको दिया। वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव का जो कॉन्सेप्ट है, इसको लेकर के आया गया, और फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता को में एक कमेटी को भी बनाया गया, जिसे वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी का नाम दिया गया, और इसके चेयरमैन फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद को बनाया गया। इस कमेटी में आपको ये मेंबर देखने को मिलेंगे जिन्होंने ये यूनानिमसली तरीके से ये रिकमेंड किया भारत के प्रेसिडेंट यानी वर्तमान प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को, कि भारत में आगे चल करके, अब 2024 में तो ये मुमकिन नहीं हो सकता है, लेकिन 2029 में आकर के देश में कैसे इलेक्शन कराए जाएं, देश में वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो ये हैं वो कमेटी के मेंबर्स, इसमें आपको ये देखने को मिलेगा। 8 मेंबर्स हैं इस कमेटी में, जिसमें चेयरमैन आपको रामनाथ कोविंद जी देखने को मिलेंगे। वहीं पर बात करें इस इलेक्शन की, तो इस इलेक्शन को कंडक्ट किसके द्वारा कराया जा रहा है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कमीशन है, बिकॉज क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनरी प्रोविजन है, क्योंकि संविधान का के अंदर आपको इसका उल्लेख देखने को मिलेगा। पार्ट नंबर 15 के अंदर इसका कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा, और संविधान का कौन सा आर्टिकल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मेंशन करता है, तो आर्टिकल 324 से आर्टिकल 329 में 324 से लेकर के 329 एक्सप्लेन करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। आइए बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश कब हुआ, तो 25 जनवरी 1950 में इस कमीशन को एस्टैब्लिश किया गया। इसीलिए 25 जनवरी को एक डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, जिसे कहा जाता है नेशनल वोटर्स डे के नाम से इसे जाना जाता है। नेशनल वोटर्स डे राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और इस साल के थीम की बात करें तो इस बार का थीम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा नेशनल वोटर्स डे का दिया गया है, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। ये कहा गया है, इस बार की थीम ऑब्जर्व की गई है नेशनल वोटर्स डे की।
बात करें इसके हेडक्वार्टर की तो अधिकतर आपको डिपार्टमेंट, सरकारी डिपार्टमेंट मैक्सिमम 99% आपको डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर्स जो हैं वो न्यू दिल्ली के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। वहीं पर यदि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करें, क्योंकि ये 3 मेंबर बॉडी कमीशन होता है जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर इसके अंदर अपॉइंट किए जाते हैं। एट प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करें तो राजीव कुमार आपको देखने को मिलेंगे जो कि भारत के 25वें नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। साथ में बात करें 2 इलेक्शन कमिश्नर की तो पहले हैं ज्ञानेश कुमार और दूसरे हैं सुखबीर सिंह संधू। ये 2 इलेक्शन कमिश्नर्स आपको इस बॉडी के अंदर देखने को मिलेंगे। पहले ये सिंगल मेंबर बॉडी हुआ करता था 1950 से लेकर के 1989 तक, लेकिन 1989 में इसके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा बदलाव किया गया और इस सिंगल मेंबर कमीशन को 3 मेंबर कमीशन बना दिया गया और तब से आपको ये 3 मेंबर बॉडी देखने को मिलेगी। वहीं पे अब इसके स्टैटिक डेटा की बात करें कि हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो सुकुमार सेन भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। वहीं पर यदि आपसे पूछा जाए फर्स्ट फीमेल चीफ इलेक्शन कमिश्नर की यदि बात की जाए तो वी.एस. रमा देवी was the first लेडी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। 1990 में ये भारत की पहली महिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट की गई जो कि भारत की 9th नंबर की चीफ इलेक्शन बनाई गई, कमिश्नर बनाई गई। तो ये आपको ध्यान में इसके अंदर रखना है। तो ये कुछ स्टैटिक डेटा है जिसके बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आइए हम बात कर लेते हैं, लोकसभा की बात चल रही है तो लोकसभा एक अंग है किस चीज का, तो भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दिया गया है आर्टिकल 79 में जिसे भारत में पार्लियामेंट या संसद के नाम से जानते हैं। तो इसी संसद का मेन आपको पार्ट देखने को मिलेगा जिसे हम लोअर हाउस कहते हैं, लोकसभा कहते हैं, लेकिन लोकसभा से पहले हम अपर हाउस की बात कर लेते हैं जिसे हम राज्यसभा के नाम से भी जानते हैं। राज्यसभा का कॉन्सेप्ट आपको आर्टिकल 80 में मिलेगा, यानी पार्लियामेंट आर्टिकल 79 में, और इसके अंदर आपको अपर हाउस देखने को मिलेगा राज्यसभा। राज्यसभा आर्टिकल 80 के अंदर आपको मिलेगा और लोकसभा 81 में। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा एस्टैब्लिश हुई थी 3 अप्रैल 1952 में और इसके चेयरमैन या स्पीकर कौन होता है, तो भारत का वाइस प्रेसिडेंट हमेशा इसका स्पीकर या चेयरपर्सन होता है। और अभी कौन है, तो जगदीप धनखड़ आपको एट प्रेजेंट देखने को मिलेंगे, भारत के उपराष्ट्रपति और साथ में राज्यसभा के चेयरमैन। साथ में बात करें डिप्यूटी चेयरमैन की तो हरिवंश नारायण सिंह आपको एट प्रेजेंट डिप्यूटी चेयरमैन देखने को मिलेंगे। वहीं पर लीडर ऑफ द हाउस की बात करें तो रूलिंग पार्टी से आपको देखने को मिलेंगे पीयूष गोयल जो कि कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर भी हैं भारत के। वहीं पर यदि बात की जाए सेक्रेटरी जनरल की तो प्रमोद चंद्र मोदी आपको एट प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल देखने को मिलेंगे। और वहीं पर लीडर ऑफ द अपोजिशन की बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि आईएनसी के प्रेसिडेंट हैं, यूपीए के प्रेसिडेंट आपको देखने को मिलेंगे जो कि राज्यसभा यानी अपर हाउस के अंदर अपोजिशन के लीडर आपको मिलेंगे। वहीं पर बात की जाए कि राज्यसभा के पहले चेयरमैन कौन थे, तो अभी जैसा मैंने बताया कि भारत का उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट ही क्या होता है, राज्यसभा का चेयरमैन होता है। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। वहीं पे यदि हम बात करें जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं लोकसभा के, तो लोकसभा का आर्टिकल है आर्टिकल 81 जो कि लोअर हाउस माना जाता है या हाउस ऑफ कॉमन, क्योंकि पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट ब्रिटेन से लाया गया था। वहीं पे बात करें लोकसभा की तो 17 अप्रैल 1952 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। भारत में पहले आम चुनाव 1951-52 में किए गए थे। आर्टिकल 81 में इसका जिक्र मिलता है। और एट प्रेजेंट लीडर कौन है लोकसभा के, तो जो रूलिंग पार्टी का हेड होता है, कैबिनेट का हेड होता है यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो इसके अंदर आपको हेड देखने को या लीडर ऑफ दी लोअर हाउस यानी लोकसभा के अंदर आपको देखने को मिलेंगे कौन, नरेंद्र मोदी। साथ में बात करें डिप्यूटी लीडर की तो डिप्यूटी लीडर कौन है एट प्रेजेंट, तो राजनाथ सिंह जो कि सीनियर मोस्ट नेता आपको देखने को मिलेंगे रूलिंग पार्टी से, तो यहां पे ये आपको मिलेंगे। इसके बाद में बात की जाए अपोजिशन पार्टी कौन लीडर होता है, तो ये सीट अभी वैकेंट है बिकॉज क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अपोजिशन लीडर तब ही हो सकता है जब हारने वाली पार्टी को अपोजिशन में बैठने के लिए लगभग 10% मिला हो
टोटल सीट्स का, यानी 543 का 10% यदि हम बात करेंगे तो लगभग लगभग ये कुछ 54 55 सीट्स निकल करके आएगा। तो अपोजिशन में अपोजिशन लीडर तभी हो सकता है जब हारने वाली यानी अपोजिशन में रहने वाली पार्टी को टोटल 55 सीट्स या उससे ज्यादा मिला हो, तभी लोकसभा में अपोजिशन लीडर अपॉइंट हो सकता है। लेकिन वर्तमान में अभी कोई भी लोकसभा अपोजिशन लीडर नहीं है। वहीं पे बात करें सेक्रेटरी जनरल की, तो उत्पल कुमार सिंह एट प्रेजेंट आपको सेक्रेटरी जनरल देखने को मिलेंगे। आइए हम आगे बात कर लेते हैं फर्स्ट लोकसभा स्पीकर की या फर्स्ट लोकसभा चेयरमैन की बात करें तो गणेश वासुदेव मावलंकर भारत के पहले लोकसभा स्पीकर थे, लोकसभा चेयरमैन थे। एट प्रेजेंट की बात करें 17 लोकसभा स्पीकर कौन है, तो ओम बिरला, राजस्थान कोटा इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी देखने को मिलेगी, ये वहां से बिलोंग करते हैं और एट प्रेजेंट 17 लोकसभा के ये क्या हैं, स्पीकर हैं, चेयरमैन हैं। आइए बात करें फर्स्ट लोकसभा चुनाव की, तो ये उस समय का पिक्चर है, रियल पिक्चर है, देख सकते हैं आप। ये इस तरीके से वोटिंग कराई गई थी, 68 फेजेस में किया गया था और पहली बार चुनाव जो थे वो 25 अक्टूबर 1951 में स्टार्ट हुए थे और खत्म हुए थे 21 फरवरी 1952। 4 महीनों तक ये चुनाव कंडक्ट कराया गया था, क्योंकि पहले जो इलेक्शन होते थे वो बैलेट पेपर पे कंडक्ट कराए जाते थे। बैलेट पेपर क्या होता है, पहले कागज का बड़ा इस्तेमाल होता था और कागज में अपने कैंडिडेट के नाम और उनके सिंबल बने होते थे, जिस पर क्या किया जाता था, उसे मार्क करके और उसे ड्रॉप बॉक्स में डाल दिया जाता था। देन फिर उसके बाद उसकी फाइनल गिनती की जाती थी, उन कागजों की गिनती की जाती थी। इसे ही बैलेट पेपर कहा जाता है। लेकिन आज जो आप वोटिंग करते हैं, जो इलेक्शन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के अंदर कंडक्ट कराए जाते हैं। आगे हम इनके बारे में बात करेंगे। बात करें चेयरमैन की बात हो रही है, स्पीकर की बात हो रही है, तो हमने पहला स्पीकर देख लिया, वर्तमान स्पीकर हमने देख लिया। लेकिन यदि सवाल पूछा गया कि भारत की पहली महिला स्पीकर कौन रही हैं, तो मीरा कुमार भारत की पहली महिला लोकसभा स्पीकर रही हैं। कौन से नंबर की, तो 15 लोकसभा की ये स्पीकर रही हैं 2009 से 2014 तक। इसके अलावा सुमित्रा महाजन दूसरी महिला लोकसभा स्पीकर रही हैं। इसके अलावा मैं बात करूं तो गणेश वासुदेव मावलंकर भारत के पहले लोकसभा स्पीकर आपको देखने को मिलेंगे। आइए अब हम बात कर लेते हैं उस प्रोसीजर की जिसके थ्रू ही वोटिंग की जाती है, और उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसे हम ईवीएम कहते हैं। ये वो मशीन है जिसको लेकर के चर्चाएं अभी बहुत चल भी रही थी। आप सभी को पता होगा वीवीपैट है ना, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, जिसके लिए चर्चा चल रही थी कि भारत में कई सारे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की, खास करके एडीआर ने भी पिटीशन को फाइल किया, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के द्वारा भी पिटीशन को फाइल ये किया गया कि ईवीएम को तो हम चेक करते ही हैं इलेक्शन के बाद में, लेकिन साथ में उनके साथ में 100% हम किसका भी चेक करें, वीवीपैट को भी हम चेक करें कि कहीं किसी भी तरीके की कोई हैकिंग तो नहीं हुई है। इस बात को लेकर के काफ़ी सारी पिटीशन को फाइल किया गया था और अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों को लेकर के इन मशीनों को क्लीन चिट दे दी है। तो आइए हम बात कर लेते हैं, और ये वो कंट्रोल यूनिट है जिससे ये दोनों मशीनें आपको कनेक्ट होती हुई देखने को मिलेगी। ईवीएम कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, पहले बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाता था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले ये सब काम कागजों पर होता था, लेकिन अब इसे पेपरलेस कर दिया गया है और इलेक्ट्रॉनिक प्रोसीजर में हम इसे लेकर के आ गए हैं। ईवीएम कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी जिसमें अपने कैंडिडेट, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर कैंडिडेट कितने खड़े हुए हैं, उन कैंडिडेट के नाम और उनके सिंबल्स, और उन्हीं सिंबल्स के नाम के आगे उनके सिंबल के सामने आपको एक वोट करने के लिए, प्रेस करने के लिए एक बटन दी जाएगी, जिसपे ही प्रेस करके वोट किया जाएगा। यह है ईवीएम मशीन। एक ईवीएम मशीन में 16 कैंडिडेट के नाम उसमें रखे जा सकते हैं विथ नोटा। नोटा क्या होता है, तो नन ऑफ दी अबव कैटेगरी को भी इसके अंदर रखा गया है। यदि किसी को किसी भी पार्टी को, पर्टिकुलर किसी भी पसंद की पार्टी को वोट नहीं देना है, तो उसके लिए नोटा का बटन भी प्रेस किया जा सकता है।
इधर देख सकते हैं आप, एक वोटिंग मशीन में 2000 वोट डलते हैं और इसमें 16 कैंडिडेट को एक मशीन में रखा जा सकता है। आइए बात करें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की, तो इसका पहली बार इस्तेमाल 1982 में केरला के बाय इलेक्शन में पहली बार इसका किया गया था। वहीं पर इसको आम चुनाव के लिए कब लाया गया? लोकसभा चुनाव में इसे 2004 में भारत में पहली बार इस्तेमाल किया गया। इसके बाद बात करें ईवीएम मशीन को किसके द्वारा डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 1967 में ये इंडस्ट्री स्टैब्लिश हुई थी और हैदराबाद में आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और साथ में भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बीईएल जो 1954 में स्टैब्लिश हुई, बैंगलोर में आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। तो इन दो इंडस्ट्रीज, इन दो फैक्ट्रीज के द्वारा इस मशीन को बनाया जाता है। आगे बात कर लेते हैं वीवीपैट के बारे में। तो ये वो वीवीपैट है कि अभी कुछ ईवीएम को लेकर के या ईवीएम में घपले को लेकर के इस मशीन को भी इसके पैरेलल में जोड़ा गया, ताकि ये कहा गया कि पहले क्या होता था कि इसको लेकर के काफी सवाल थे, ईवीएम को लेकर के काफी सवाल थे। कई सारी अपोजिशन पार्टी जो जो हार गई हैं चुनाव में, उनके द्वारा पेटिशन को फाइल किया जाता है कि कहीं ना कहीं इस मशीन में क्या है, गड़बड़ियां हैं, कि हम हमारे पसंद के कैंडिडेट को वोट तो देते हैं लेकिन वो किसी क्रॉस वोटिंग होकर के किसी दूसरे पार्टी के लीडर को वो वोट चले जाते हैं। तो इसकी जानकारी कैसे होगी, इसी चीज के लिए पता लगाने के लिए इसके पैरेलल में एक और यूनिट को लगाया गया जिसे वीवीपैट कहा जाता है। ये है वो वीवीपैट जिसमें ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा होता है। मान लीजिए यहां पे आपने किसी बटन को प्रेस किया है, मान लीजिए आपने कोई भी XYZ पार्टी के बटन को प्रेस किया है और उसका जो भी सिंबल है, तो यहां पे एक स्लिप जो होगी इस मशीन के अंदर आएगी और उसमें उस पार्टी का पर्टिकुलर सिंबल बन करके आएगा और वो कट होकर के उस मशीन में गिर जाएगा, इसमें ड्रॉप हो जाएगा। तो इससे ये क्लियर हो जाएगा कि आपने अपने कैंडिडेट को वोट किया है, तो वो सही कैंडिडेट को वोट गया है। तो इसके लिए वीवीपैट मशीन का इस्तेमाल किया गया। अब बात कर लेते हैं वीवीपैट क्या होता है। तो वीवीपैट ये मशीन आपको देखने को मिलेगी, देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर सिंबल को यदि आपने प्रेस किया है, अपने पार्टी कैंडिडेट को वोट किया है, तो वो सिंबल यहाँ पे इस पर्ची में बन करके आ जाएगा। इसी को ही वीवीपैट यानी वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल के नाम से जानते हैं। आइए बात करें इसको पहली बार किसने बनाया था। तो हॉर्शियो रोगर्स के द्वारा 1897 में ऐसी कोई मशीन का आविष्कार किया गया था। लेकिन आइए हम बात करते हैं, भारत में इस मशीन को पहली बार सितंबर 2013 में नॉक्सन असेंबली इलेक्शन नागालैंड में पहली बार इस्तेमाल किया गया था ईवीएम मशीन के साथ में। फिर लोकसभा इलेक्शन में इसका पहली बार इस्तेमाल 2014 में और पूरे तरीके से 2019 में इस पूरे वीवीपैट मशीन का इस्तेमाल किया गया। इस मशीन को डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग किसके द्वारा किया जाता है? बिल्कुल उन्हीं कंपनीज के द्वारा जिसके द्वारा ईवीएम को बनाया जाता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 1967 हैदराबाद और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 1954 बैंगलोर के द्वारा डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। तो यह है वीवीपैट के बारे में। बात करें उस इंक की जिसको भी इस चुनाव के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीदवार को जो वोट दिया जाता है मतदाताओं के द्वारा, वोटर्स के द्वारा, उनको उनके लेफ्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर में इस इंक का इस्तेमाल किया जाता है। बात करें इस इंक की, तो इस इंक को सिल्वर नाइट्रेट के नाम से जाना जाता है, केमिकल नेम सिल्वर नाइट्रेट। केमिकल फॉर्मूला की बात करें तो AgNO3 ये इंक होती है जिसको लॉन्ग लास्टिंग इंक कहा जाता है और इसे इलेक्शन इंक या इंडेलिबल इंक के नाम से जाना जाता है। बात करें इसका पहली बार इस्तेमाल कब किया गया था, तो 1962 के जनरल इलेक्शन में इसका पहली बार इस्तेमाल किया गया था। और इसे मैन्युफैक्चरिंग किसके द्वारा किया जाता है, तो मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड के द्वारा इस इंक को मैन्युफैक्चरिंग कर्नाटका के अंदर किया जाता है। इस इंक को एक्सपोर्ट इंडिया लगभग कुछ 30 नेशंस में करता है। तो यह है इंडेलिबल इंक के बारे में। उम्मीद करता हूं आज की इलेक्शन से जुड़ी हुई ये सारी इंफॉर्मेशन आपको एक एक करके
समझ में आई हैं। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल।